सो नॉर्मली एक लड़की जब माँ के गर्भ में होती है तो उसके शरीर में 7-8 लाख फॉलिकल्स होते हैं। जो हॉर्मोन्स का सिस्टम है, इनका काम होता है ब्रेन से मैसेज देके कोई फंक्शन कराना। अगर हार्मोन सही मात्रा में एप्रोप्रिएट चल रहा है तो शरीर के सारे फंक्शन और उसकी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। हेयर फॉल, फेशियल एक्ने, फटीग फील होना, थकान महसूस करना, ये सारी चीजें भी उससे इम्पैक्ट हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के शुरुआती के लक्षण कौन से होते हैं? अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी के फंक्शनैलिटी में। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं। कि मेनोपॉज वो समय है जब आप उसको चूज कर लो कि ये आपकी लाइफ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड ऑफ द जर्नी है। तो क्या ऐसी कोई दवाई है जो मैं डेली खा सकती हूँ और मेरे हार्मोन्स बैलेंस रख सकती हूँ? हाँ हाँ? हाँ, वो दवाई है हैप्पीनेस। क्या आप जानती है आपके चेहरे की हर स्माइल, आपकी एनर्जी, यहाँ तक कि आपके स्किन का ग्लो आपके हार्मोन्स पर डिपेंड्स होता है? जी हाँ। और अगर ये हार्मोन्स बिगड़ जाए यानी कि इम्बैलेंस हो जाए तो मानो सब गड़बड़ है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमें हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना है और कैसे बनना है सुपर वूमन। हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर वेलकम यू ऑल ऑन आवर नवभारत पॉडकास्ट ऑन द स्पेशल सीरीज सेहत की बात। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये हार्मोन्स कैसे इम्बैलेंस होते हैं, कैसे हमें इन्हें बैलेंस रखना है, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है, डाइट है जो हमें मदद करेंगी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए और एक हैप्पी हार्मोन्स हैप्पी लाइफ जीने के लिए। और इन सभी मुद्दों पर, प्रश्नों पर आज हमें आंसर करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ है द गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश गुप्ता। तो आइए स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की हमारी सेहत की बात विद डॉक्टर मुकेश गुप्ता। डॉक्टर, सबसे पहले नवभारत स्टूडियो और नवभारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि हमेशा मैं मेरे चैनल पे कहता हूँ, हाय आई एम डॉक्टर मुकेश गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम लेनिस मलाड मुंबई। वाह! तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की और टॉपिक की, जो है हार्मोन्स। सब मैंने ना कुछ सेगमेंट्स बनाए अलग-अलग, जिस सेगमेंट से हमें पूरी जानकारी मिल जाएँगी एग्ज़ैक्टली फ्रॉम एबीसीडी टू द एडवांस ऑफ द हार्मोन्स। सो इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेगमेंट, दैट ओके। इज़ हार्मोन की पाठशाला। सो जैसे मैंने कहा, ये बैलेंस होना, इम्बैलेंस होना, बट ये हार्मोन्स एग्ज़ैक्टली होते क्या है? सो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, है ना? येस। सो हॉर्मोन्स हमारे शरीर की ग्रंथियों द्वारा एक प्रकार का केमिकल निर्माण होता है। अभी ग्रंथि को हम कहते हैं हमारी भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में अलग अलग जगह होते हैं। से फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। और ये हॉर्मोन्स हमारे शरीर की सर्कुलेशन में जाते हैं और अलग अलग एरिया में जाके अलग अलग जाके अपना एक्शन करते हैं। अब शरीर के अंदर जो सारे फंक्शंस होते हैं वो इन पर निर्भर करते हैं। एक होता है वायर्ड सिस्टम, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, कि ब्रेन से वायर जा रहा है पूरे शरीर में और नेटवर्क जा रहा है। अगर कहीं यहाँ टच किया तो सेंसेशन मैसेज जाता है ब्रेन में और जाता है भाई किसी ने टच किया। जो हॉर्मोन्स का सिस्टम है, इनका काम होता है ब्रेन से मैसेज देके कोई फंक्शन कराना। सो पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड है जैसे कि हमारे ब्रेन में, इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ओके। अब वो क्या करता है कि वो सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वी हैव हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, वो डिसाइड करता है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। फीमेल रिलेटेड, क्योंकि आज हमारा मेन मुद्दा एज अ गायनेकोलॉजिस्ट येस। वही है। सो वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ये चेंजेस लाते हैं, जैसे थायराइड के हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो ब्रेस्ट पे एक्ट करते हैं, एफएसएच एलएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे ओवरी पे एक्ट करते हैं, और पुरुषों में ये उनके टेस्टिस पे एक्ट करते हैं और हार्मोन रिलीज करते हैं। सो ये जो हार्मोन्स हैं वो अलग अलग जगह जाके एक्शन करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये एक केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल्स हैं जो सर्कुलेशन में फैलते हैं और टारगेट ऑर्गन्स पे रिसेप्टर के पास जाके अटैच होते हैं और फिर वो फंक्शन होता है। जैसे एक छोटे बच्चे के जब वो ग्रोथ होता है, प्यूबर्टी होती है, तो उसके फेस पे रिसेप्टर्स होते हैं फेशियल हेयर बनाने के लिए। तो वो हार्मोन जो एंड्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, वो जाके बच्चे के शरीर से जो रिलीज होते हैं, वो फेस के पास पहुंचते हैं सर्कुलेशन से और बोलते हैं चलो यहाँ बाल बनाओ, और वहाँ ग्रोथ होता है बाल का। ओह! लेकिन अगर ये एंड्रोजन्स गलत मात्रा में अगर स्त्रियों में डेवलप होने लग गए, जैसे कि पीसीओडी या पीसीओएस सिंड्रोम के अंदर होता है, जब एंड्रोजेनिक हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, तब वो वहाँ जाके अननेसेसरी फेशियल हेयर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हार्मोन सही मात्रा में एप्रोप्रिएट चल रहा है तो शरीर के सारे फंक्शन और उसकी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। जहाँ ये 19-20 हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो सिस्टम चेंज हो जाता है।
अभी आपने ना डॉक्टर बहुत से हार्मोन्स के नाम मुझे बताए, तो हाँ। इनमें से अगर मैंने पूछा कि व्हिच आर द मेन हार्मोन्स फॉर वुमेन्स, हम वुमनिया के लिए कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो बैलेंस होने बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो सच कहूँ तो सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, उसमें ओके, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझे चूज़ करना है कि भई कुछ हार्मोन्स के बारे में आप स्पेसिफिक बताओ, यस, जिससे औरतों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सो एक हार्मोन एक सिस्टम जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का रोल होता है। सो जो हार्मोन्स हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो घूमते हैं, वो है जो ओवरीज़ से रिलीज़ होते हैं और ओके, वो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये वो हार्मोन्स हैं, जो हर महीने हमारे ओवरी में जब फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, तो जैसे-जैसे वो फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, वैसे-वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे-तीसरे दिन महीने माहवारी या मेंसेस के जो स्टार्ट होते हैं और ओव्यूलेशन के टाइम तक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है और वो लाइनिंग को डेवलप करता है। ओके, ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद में ईस्ट्रोजन तो चल रहा है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है, जो फॉलिकल रिलीज़ होने के बाद जो बचा हुआ सेल होता है ओवरी में, इसे कहते हैं हम कॉर्पस लूटियम और वो उस महीने को मैनेज करता है। और जैसे ही अगर ये अगर किसी कारणवश ज़्यादातर जब प्रेग्नेंट नहीं होती है स्त्री, तो ये दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं, सो दोनों की मात्राएँ कम होती हैं और मेंसेस आता है। प्रेगनेंसी के दौरान यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई मात्रा में रहता है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे मेनोपॉज़ के समय अगर कम हो जाता है, तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज़ आते हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज़ल चेंजेज़ आते हैं। सो ये ई और पी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के ईस्ट्रोजन लिए। और प्रोजेस्टेरॉन आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन बहुत जैसे कि इम्पोर्टेंट है। सॉरी टू इंटरप्ट, एक हार्मोन है जिसके बारे में बहुत बोला जाता है, डोपामाइन हार्मोन। हाँ, जैसे हाँ। कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स होना और चिड़चिड़ापन होना, ये सब कुछ हमारा स्ट्रेस जो है वो डोपामाइन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहता है। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। सो डोपामाइन जो है वो फ़ील गुड हार्मोन वाला है और ओके, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे बॉडी में वो डोपामाइन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं और उसकी वजह से इसमें सारे चेंजेज़ आते हैं। सो इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो डोपामाइन हार्मोन जो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे ब्रेन में ऐड करते हैं। अगर वो मात्रा 19-20 होती है तो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापना, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, एंग्ज़ायटी एटसेट्रा। सो अगर मैं कहूँ तो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को ज़्यादा काम आता है वो। लेकिन एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारे ओपीडी में रोज़ जो भी पेशेंट है, चाहे आपका एक छोटा यंग लड़की है जो एडोलेसेंट में प्यूबर्टी चेंजेस हो रही है, या एक लेडी है जो अपने मेंसेस के दौरान मूड स्विंग होता है, या प्रेगनेंसी के दौरान उनका मूड स्विंग्स होता है, या मेनोपॉज़ के समय उनकी तकलीफ़ें होती है। ऑल दीज़ थिंग्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू दीज़ हार्मोन्स। ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हमें हमारे बॉडी पे दिखते हैं कि क्या असर होता है और इन्हें बैलेंस कैसे रखना है? सो ये एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो हमारे हॉर्मोन्स में जो इम्बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस अगर कोई बीमारी है उससे भी हो सकता है या कई अदर स्टिमुलाइज है जैसे लाइफ़स्टाइल, ओके, जैसे स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस होना, जैसे आपके खाने-पीने में अगर गड़बड़ हो रही है, डाइट न्यूट्रिशन एप्रोप्रिएट नहीं है और डिस्टर्ब्ड है, तो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सो याद करिए कि आपको मैंने कहा था कि पिट्यूटरी इज़ द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन नॉटर्स। राइट, अब उसके ऊपर भी एक ग्लैंड है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस इज़ अ सेंटर फॉर इमोशन, हंगर, थर्स्ट, एंगर सब चीज़ वहाँ होता है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वो पिट्यूटरी पे इफ़ेक्ट करता है और पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है। सो ऑल दीज़ चेंजेज़ जो कहते हैं ना कि तुम खुश रहा करो, डिस्टर्ब नहीं रहा करो, चिड़चिड़ा मत करो, तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा, उसका साइंस है। ओके, अब दूसरी चीज़ होती है कि ये इम्बैलेंस होगा तो होगा क्या? हाँ, देखिए इम्बैलेंस अगर होगा अगर ये, तो इसका इम्पैक्ट हमारे सारे सिस्टम्स पे हो सकता है। एक आपके जो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं, दूसरा आपका जो साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स और फंक्शनल सिस्टम या जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट है, और तीसरा आपका इमोशनल एस्पेक्ट है। ये तीनों पे फ़र्क पड़ता है। सो सपोज़ फिज़िकल हम बात करें तो किसी का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड हार्मोन 19-20 हो गया बहुत ज़्यादा तो वज़न पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका साइकिल इरेगुलर हो सकता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ब्रेस्ट से छाती से मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट हो रहा है ग्रोइंग ईयर्स में, तो आपकी हाइट मार खा सकती है, या अगर बहुत ज़्यादा है मात्रा में तो फिर बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्बेंस से। अगर आपका एंड्रोजन ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, औरतों में होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, याद रखिए एंड्रोजन सिर्फ पुरुषों में नहीं होता है, स्त्रियों में भी होता है, और ये वही हार्मोन है जो औरतों को गुस्सा दिलाता है, या या फिर कई बार इसके जो फंक्शंस हैं उसके मसल्स पे, इस पे एक्सेट्रा पे काम करते हैं। तो अगर नहीं होना चाहिए और अगर आ गया, तो देन इट कैन कॉज सिम्पटम्स लाइक एक्ने, हिर्सुटिज्म मतलब चेहरे पर पिंपल्स आना और आपके फेशियल हेयर आना, आपका वजन बढ़ना,
आपका एंड्रॉयड ओबेसिटी पैटर्न होता है, जैसे कहते हैं ना कि औरतों में पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है और आदमियों में एप्पल टाइप ओबेसिटी होती है, उनका पेट तोंद बाहर आती है। हाँ, तो वो पुरुषों का उनकी गलती नहीं है, उनके हार्मोन्स की गलती है। हम कहते हैं ना आदमी का तोंद बाहर आ गई तो वो उसकी गलती नहीं है बेचारे की, मत प्लीज़ इल्ज़ाम लगाओ। वो एक्चुअली विसरल फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ये फिज़िकली ये फीचर्स हो जाते हैं। अब कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि इनका इफ़ेक्ट होता है मूड स्विंग्स के ऊपर। अगर मूड मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, वो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इसके अलावा अगर हम सोचें कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बिहेवियरली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फंक्शनली भी चाहे वो आपका बॉडी का गट मोटिलिटी है, मोशंस आना या नहीं आना है, उस पे इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है। बट हेयर फॉल, फेशियल एक्ने, फटीग फील होना, थकान महसूस करना, ये सारी चीज़ें भी उससे इम्पैक्ट हो सकती है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कहा जाता है कि कीप योर हार्मोन्स हैप्पी एंड लीव योर लाइफ हैप्पी, क्योंकि ये आ, सारा खेल हार्मोन्स का है। सो आज तक हमें ना बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप हॉर्मोन्स पे फोकस करके पूरा का पूरा एपिसोड बना रहे हैं। सो पाठशाला का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनल इम्बैलेंस के शुरुआती के लक्षण कौन से होते हैं और जिन पर तुरंत ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो इग्नोर नहीं करने हैं, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो वी नीड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर इमीडिएटली। एज़ अ गायनेक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपकी माहवारी या मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी रुकिए ना, आप डॉक्टर से बात करें और मिल लें। लेकिन जब एक लड़की जब नई-नई मेंसेस शुरू होती है, जो 13, 14, 15 साल में, तो पहले के शुरू के कुछ इयर्स 1 या 2 साल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, उसमें आप टेंशन मत करें। 1 महीना मिस हो गया या डिले हो गया, डेढ़ महीना हो गया, तो कोई चिंता नहीं करें। लेकिन अगर रेगुलरली किसी को डेढ़-डेढ़, 2-2 महीने से आ रहा है और रेगुलर, यू हैव टू मीट द डॉक्टर। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके शरीर में अगर सडनली कोई मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपको जो नॉर्मली पहले नहीं थे, जैसे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है या सडनली ब्रेकआउट एक्ने, हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर आ रहे हैं या फेशियल पिंपल्स आ रहे हैं, ऑयली स्किन हो रहा है, या सपोज़ आपको लग रहा है कि आपका वज़न में एकदम सडन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। एक स्त्री में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बावजूद सडनली छाती में से अगर मिल्क का डिस्चार्ज हो रहा है, सो वो भी एक वार्निंग सिम्पटम है, आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। सो रिप्रोडक्टिव में ये सब कॉमन सिम्पटम्स हैं जो हम कहते हैं कि पता चलता है। कभी-कभी चेंज इन स्लीप पैटर्न, चेंज इन योर जीआई ट्रैक्ट फंक्शनल, जैसे किसी को पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उनको लगता है कि ठीक है, खाने-पीने में तकलीफ है। लेकिन कभी-कभी आपका अगर जीआई ट्रैक्ट का मोटिलिटी अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने में अक्लमंदी है। आई थिंक दीज आर द वार्निंग साइंस जो हमें याद रखने हैं। सो कौन सी ऐसी उम्र है कि जिसके बाद ये हार्मोन्स के बदलाव हमें हमारे बॉडी में दिखते हैं? देखिए जो हॉर्मोन्स है वो बच्चा जब पैदा होने वाला होता है उसके पहले से ही पेट के अंदर गर्भावस्था में से ही एक्शन करना चालू कर लेते ओह! हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि औरतों में रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कौन से फेज़ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं। एक होता है प्यूबर्टी के समय, जब एक छोटी बच्ची लेडी बन रही है और स्त्री बन रही है, तो उसके अंदर जो चेंजेज़ आते हैं, तो वो जो हार्मोन चेंजेज़ होते हैं, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, जब पहला मेंसेस आने वाला होता है, उसके पहले कुछ और हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबार्क या थैलार्क, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं या हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। ऑल दोज़ थिंग्स आर हार्मोन चेंजेज़ जो उस एज में समव्हेयर अराउंड 9 टू 10 ईयर्स से लेके 14-15 साल की उम्र में एक मेजर चेंजेज़ आते हैं। और यही वो समय है जब सोचते हैं, अरे मेरी बच्ची तो कितनी प्यारी गुड़िया सी थी, अब सडनली एकदम चिड़चिड़ी हो गई, गुस्से वाली हो गई, हर बात पे उल्टा जवाब देती है और हर हाँ, बात पे क्वेश्चन कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है डॉक्टर? ये मूड स्विंग्स भी उसकी वजह से होते हैं। तो पहला फेज़ होता है प्यूबर्टी, ओके। दूसरा फेज़ होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी हार्मोन्स में बहुत चेंजेज़ आते हैं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके सारे हार्मोन्स के अंदर चेंजेज़ आने से लेके तो हेयर फॉल, चक्कर, वीकनेस, हेवीनेस इन द ब्रेस्ट, जीआई डिस्टर्बेंसेस, कॉन्स्टिपेशन होना, लोअर एब्डोमेन पेन, मसल वीकनेस, फटीग, ये सारे हार्मोन्स रिलेटेड चेंजेस हैं जो उसकी बॉडी में होते हैं। एक सादा सा चेंज जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी में पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, उनका जीआई मोटिलिटी इफेक्ट होने की वजह से होता है। तो इसका भी कनेक्शन हार्मोन हार्मोन के से ही साथ ही है, है। ओह! यस। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। एक मैंने बताया प्यूबर्टी, दूसरा मैंने बताया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के साथ-साथ मैं एक चीज़ एक्सटेंड करूँगा पोस्टपार्टम। ओह! डिलीवरी यस। के पश्चात शरीर में हार्मोन्स हैज़ टू कम बैक टू नॉर्मल स्टेज। ये नॉर्मली वो जो सवा महीना 6 वीक्स का एक हमारे कल्चर में कहा जाता है कि आपको रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, वो उसी वजह से होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है, वो मैं कहूँगा मेनोपॉज़ वाला फेज़। मेनोपॉज़ मतलब जब आपके ओवरीज़ की जो फॉलिकल की तादाद है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो रही है। अब वो जो फॉलिकल की तादाद कम हो रही है, नॉर्मली एक लड़की जब माँ के गर्भ में होती है तो उसके शरीर में 7-8 लाख फॉलिकल्स होते हैं और वो जो होते हैं उसका ओवेरियन रिज़र्व होता है
और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होते जाते हैं। और जब बाय द टाइम वो शी रीचेज से अराउंड 13-14 ईयर्स तो स्टॉक 50% हो जाता है। बाय द टाइम शी रीचेज 30 वो मुश्किल से 15% हो जाता है। 35 पे मुश्किल से 5 से 10%, और 40 पे हार्डली 2%। इसलिए कहते हैं ना, सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान कर लो, बच्ची जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर ले, बाद में कठिन हो जाएगा, ऐसे दादी नानी बोलते हैं ना। सो यस। उसका कारण ये है। सो अब जब मेनोपॉज होता है तो आपका जो ओवेरियन रिजर्व है बहुत कम हो जाता है, और धीरे 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 ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। और ओके। जब ओव्यूलेशन बंद होता है तो आपका हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म और सिस्टम है, फॉलिकल जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहे थे, वो कम हो जाता है। सो दैट इज अनदर फेज जब बहुत हार्मोन में चेंजेस आते हैं। तो ये 3 मेजर फेजेस है एक फीमेल लाइफ में, जिसे मैं कहता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के चेंजेस ऐसे होते हैं कि एकदम सुनामी जैसा आ जाता है। बट ये जो चारों फेज आपने बताए, इस वक्त हमें ध्यान रखना है वार्निंग साइंस का, राइट? या और इस वक्त इतना ध्यान रखना है, न केवल पेशेंट को और उसके साथ रहने वालों को भी। सो अगर छोटी बच्ची है तो उसके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके पति को समझना पड़ेगा, और मेनोपॉज के समय ऑल द वेरी बेस्ट। जो मूड स्विंग्स हो रहा है, वो चिड़चिड़ापन जो हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हाँ। सो अभी तक पाठशाला में हमने एबीसीडी तो सीख ली। तो जैसे आपने कहा था सर कि लाइफस्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज लाइफस्टाइल, डाइट एंड हार्मोन। तो क्या हमारी डेली डाइट्स जो है हमारे सीधे हार्मोन्स पर कैसे असर डालती है? देखिए, हमारे डाइट में ना 2 चीज़ के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक जो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके। और दूसरा उसके अंदर जो अलग-अलग मल्टीविटामिन्स आते हैं। अब ये दोनों चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर के सारे फंक्शंस पे और हार्मोन्स पे। अब जो हार्मोन्स है वो मैन्युफैक्चर यदि हो रहे हैं तो उसे रॉ मटेरियल न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, और न्यूट्रिशन आता है हमारे खाने-पीने के सेवन से। सो अगर आप एप्रोप्रिएट डाइट लेंगे तो ही, और बैलेंस डाइट लेंगे तो ही आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा। अगर आपका डाइट डिस्टर्ब हो गया तो ऑब्वियसली ये दिक्कत होगी। सो अगर आपने डाइट के अंदर एप्रोप्रिएट एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट तत्व ले रहे हैं, तो देन इट विल हेल्प टू मेंटेन द हार्मोन्स बेटर। ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे कोई सीड्स होती हैं, ये होते हैं, वो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जब सेशन करेंगे तो आप सीख सकते हैं। बट इन सिंपल वर्ड्स, आपके जो डाइट के अंदर हेल्दी कंपोनेंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके हार्मोनल बैलेंस है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट में मैं कहना चाहूँगा, तो कहते हैं ना जंक फूड खाने से क्या यस। होता है? यस। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि क्या जंक फूड जो है या प्रिजर्व फूड हम लोग आजकल जो खाते हैं, हुँ। इसका कितना इफेक्ट होता है? देखिए, वो रिफाइंड शुगर है, हाई कार्ब्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये देयर इज़ अ रोल दैट इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर जीआई सिस्टम। अब एक जैसे इंसुलिन भी तो एक हार्मोन ही है। अब अगर आपका खाने-पीने में डिस्टर्बेंस होता है और आपका एक्सेसिव शुगर आ रहा है और एक्सेसिव कार्ब्स आ रहा है, और आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा फैट्स आ रहा है, तो उसका डाइजेशन सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके जीआई हार्मोन्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देन इन टर्न इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी के फंक्शनैलिटी में। अभी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर भी। तो अब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ने की वजह से, और ज़रूरी नहीं कि जिनका वजन बढ़ रहा है तो ही वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बिना वजन के भी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब ये सारे फैक्टर्स आपके डाइट पे निर्भर करते हैं। सो अगर आपका डाइट बैलेंस्ड है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सो डाइट के बारे में अगर मैं गोल्डन टिप दूँ, तो ये चीज़ याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे चैनल पे, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं। डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन इन व्हाट यू ईट, हाउ मच यू ईट एंड व्हेन यू ईट। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका डाइट पैटर्न बहुत हद तक, आपको वेट लॉस चाहे हो जाए, चाहे हार्मोनल बैलेंस हो जाए, चाहे आपकी गर्भावस्था में बच्चे को न्यूट्रिशन देना हो, हर जगह ये काम आएगा। सो दिस इज अबाउट डाइट। अब लाइफस्टाइल एक कंपोनेंट जो हम कहते हैं, बहुत ही वाइड कंपोनेंट है। यहाँ लाइफस्टाइल में आप एक्चुअली आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स, ये भी मायने रखती है। उसके अंदर आपका एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, आपका अल्कोहल, टोबैको का कितना एक्सपोजर है। याद रखिए, एवरी सिप ऑफ अल्कोहल इज किलिंग अ फ्यू लिवर सेल्स, एंड एवरी puff of cigarette is killing a few cells in your not just lungs but also in male intestines and affecting some ovarian cells also. So ये चीज़ आप भूलिए मत। सो ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मैं तो एकदम एकदम सुपरमैन या सुपर वुमन हूँ। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, बट लकीली आपका बॉडी उसको मैनेज कर पा रहा है, इसलिए आप मैनेज हो रहे हो। सो ये टॉक्सिन्स का एक्सपोजर, स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं, अगर उन्हें टॉक्सिन्स का एक्सपोजर यंग एज में हो गया, सो इट कैन हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
सो बी केयरफुल अबाउट इट इन योर यंग एज, बिकॉज उस वक्त वो उस एज में आपको इसकी कीमत नहीं समझ में आती है और बाद में उसकी कीमत समझती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप पैटर्न। याद रखना, अगर नींद व्यवस्थित और अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं है और अप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं है और अप्रोप्रिएट डेप्थ पे नहीं है, मतलब नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे और आपके हॉर्मोन्स पे होगा। तो सर आपने जैसे कहा कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेस और नींद कैसे कनेक्ट करती है? बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहो, हार्मोन्स हैप्पी रखो, बट अभी जनरेशन और ये जो यूथ है, जो काम का प्रेशर है, आपको भी पता है कि स्ट्रेस फ्री होना तो नहीं हो सकता एज अ वुमेन, क्योंकि यस। हमें बहुत सारे काम रहते हैं, हमें ऑफिस संभालना है, हमें घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, और उस पे तो ये स्ट्रेस तो ऐसे 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 मंडराता रहता है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, स्ट्रेस इज अ वेरी इजी वे टू गिव एन एक्सक्यूज ऑफ यू नॉट टेकिंग एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट। मतलब आपको अगर स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है, और हम बड़ी आसानी से दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि मैं तो एकदम खुश हूँ लेकिन मेरा बच्चा मुझे स्ट्रेस देता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ लेकिन मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तकलीफ देता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ लेकिन मेरा बॉस मुझे हैरान कर देता है, आई एम तो वेरी वेरी पॉजिटिव लेकिन मेरी मम्मी, देखो घर पे आने के बाद जब से घुसती हूँ तब से लेके मैं जब जाते हूँ तब से हैरान करते। सी यू कांट ब्लेम एनीवन। ये एक आपका अंदर का खुद का आत्मीय मामला है और जो आपको खुद ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ये बेसिक है, स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। बोलता है यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ ओनली देन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, आपकी चॉइस है आप कितने बजे सोते हैं। आप कितने बजे अपना मोबाइल शट डाउन करते हैं या कितने बजे आपका टेलीफोन को आप बात करना बंद करते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो आपका स्लीप पैटर्न भी उसी पे निर्भर करता है। नाउ आई विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लीप हाइजीन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेस पे आ जाते हैं। स्लीप श्योर। हाइजीन में ऐसा है कि आप सही समय पे सोना है और प्रेफरेबली, तो जो हमारे पूर्वज कह के गए थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू यस। राइज, वो उसका रोल है। बिकॉज इफ योर स्लीप साइकिल इज अप्रोप्रिएट, तो फिर आपके जो बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन है और एक्सेट्रा है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हॉर्मोन्स पे और हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पे। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप सोते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो क्वांटम ऑफ स्लीप है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो 4 घंटे सो के भी इतना फंक्शन कर सकता हूँ, आपके बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। आपका बॉडी स्लीप की अवस्था में सोते वक्त वो एक्चुअली रिपेयर हो रहा है और रिजुविनेट हो रहा है। आपका ये सारा का सारा प्रोसेस मार खा जा रहा है। सो प्लीज गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। ये पॉडकास्ट अगर मेरी बीवी ने सुन लिया तो मुझे बहुत डांटेगी, दूसरों को ज्ञान देते हो और खुद नहीं सोते हो। आप कितने घंटे सोते हो? देखिए, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मेरा काम है, और मुझे और पता नहीं क्यों बच्चों को रात को डिलीवरी होने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। सो हमारा तो स्लीप पैटर्न बहुत ही डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 6 से 7 घंटा तो चुरा ही लूँ मैं सोने के लिए। और अगर 2 दिन हो गए मुझे चैन से नींद नहीं आई, तो फिर मैं एक दिन इवनिंग ओपीडी ब्रेक लेके मैं रेस्ट करके एक बार नींद पूरी निकालने की कोशिश करता हूँ। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि स्लीप प्रॉपर आती है कि नहीं आती है, बट ये हर इंसान को समझना है कि if I have to take care, I have to take break from my time and then remove time for ourselves. कहते हैं ना, अगर इंसान खुद के लिए, स्वयं के लिए टाइम नहीं निकाल सकता है ना, तो वो दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। सो अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तब आप परोपकार का सोच सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेस अगेन एज आई सेड कि वो खुद से शुरू होता है। आपको आपके टूल्स क्रिएट करने हैं। आपको पता लगाना है कि आपके लिए कौन सा टूल काम करता है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो रेस्ट है, चाहे आपका वो प्रेयर्स हो। आप चाहे प्रेयर्स फील करके आप वो करते हैं तो आपको लगता है कि मैं रिलैक्स फील करती हूँ, या आपको लगता है कि मैं जब अपना कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा, इट्स योर चॉइस। ठीक है, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। कुछ लोगों को गाना गाने से स्ट्रेस फ्री लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज करके स्ट्रेस फ्री तो होते हैं मेंटली इमोशनली, बट फिजिकली भी आपको रिलैक्स करना जरूरी है एक्सरसाइज के साथ साथ में। दैट इज योर रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट स्ट्रेस इज कि मदद मांगने से कभी भी ना घबराएं। यदि आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस आपके वर्क लाइफ बैलेंस और आपके रूटीन में आपको तकलीफ दे रहा है, आपके काम में, आपके रिश्तों में वो अब इंटरफियर करने लगा है, तो समय व्यर्थ ना करें। प्लीज़ आपके डॉक्टर या आपके काउंसलर से बात करें, वो आपकी मदद करने में सक्षम है और आपको बहुत मदद कर सकते हैं। इससे आपके रिलेशंस भी बेटर होंगे, आपके हेल्थ भी बेटर होंगे और आपका वर्क आउटपुट, प्रोफेशनल आउटपुट भी बेटर होगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने इतने लोगों को देखा है कि जो लोगों ने मदद लेने का सोचा, नहीं नहीं मुझे, आई एम टू गुड, आई एम टू परफेक्ट, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और वही लोग बाद में जब हेल्प और गाइडेंस लेते हैं तो उनकी लाइफ में एकदम चेंज आ जाता है। सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ आस्किंग हेल्प।
यस, अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम औरतें क्या करते हैं, बहुत टेंशन रहता है बट किसी ना किसी फ्रेंड को कॉल करके ये सब बातें शेयर कर देते हैं, बट वी डोंट टेक अ हेल्प कि अगर ये कुछ चेंजेस या बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो हमें काउंसिल करना या कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है। कोई कोई इन्फीरियरिटी नहीं होनी चाहिए और बेझिझक आपको इवन द टॉप स्पोर्ट्समैन एंड इवन द टॉप कॉर्पोरेट CEOs and CFOs and MDs, they also have coaches who guide them to get mental strength. So आपको उस पे भी ध्यान देना है। अगर आप कोई भी क्रिकेट मैच देख लो, टेनिस मैच देख लो, फुटबॉल मैच देख लो, all of them are having counselors and coaches who help them to get their mental balance appropriate to perform better. So हम क्यों नहीं? सर जैसे आपने एक्सरसाइज कहा, मेडिटेशन कहा, तो एक्सरसाइज हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ मदद करता है या कितना मदद होता है इससे, और कौन सी ऐसे एक्सरसाइज है जो हमें डेली लाइफ में हमारे हैबिट में लाना चाहिए? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल ओके। एग्जांपल। यदि आपको मेंसेस के टाइम पे बहुत पेन होता है या डिस्टरबेंस होता है, डिस्मेनोरिया है, इट्स प्राइमरी डिस्मेनोरिया, फंक्शनल होता है अगर, सो अगर आप योगा कर रहे हैं या स्ट्रेचेस कर रहे हैं या रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यू विल सी द मैजिक, यू विल सी द डिफरेंस। सो एक्चुअली इट डज हेल्प। So when you're exercising, it is also helping you to strengthening your muscles and getting your body shape, which is also a very good and great thing. And also वजन कम करने में मदद करता है, तो यस, उससे बेहतर और क्या हो क्या सकता है? हो अगर सकता एक है? लेडी को बोला भाई तेरा वजन कम हो रहा है, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हारा बॉडी का फिगर बेटर हो रहा है, तो उसको 4-6 कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए तो अपने आप ही हार्मोन बेटर हो गया। डोपामाइन स्टार्ट हो जाएगा, हैप्पी यस, हार्मोन्स यस, और कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफ और लेज़ी लाइफ और आप एक्चुअली इनएक्टिव लाइफ, तो इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी, इट इज़ अफेक्टिंग योर हार्मोन्स, इट इज़ अफेक्टिंग योर हार्ट, इट इज़ अफेक्टिंग योर लिपिड लेवल्स एंड दैट इन टर्न कैन आल्सो हार्म योर हेल्थ। सो एक्सरसाइज को अपने शरीर के लिए एक रूटीन बना लीजिए। और हमारे यहाँ तो इंडिया से तो ओरिजिन हुआ है योग का, और यस। हमने देखा है कि कितना एडवांटेज है, तो देयर इज़ एन एडवांटेज टू इट। अब आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस अलग-अलग टाइप के होते हैं, वो याद रखिए। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो स्ट्रेचेज़ होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। कुछ होते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे फिजियोथेरेपी कराते हैं स्पेसिफिकली आपके जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है, आप उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे आप बॉडी शेपिंग करना चाहते हैं बिकॉज़ आपको अपना फिगर अच्छा करना है, और एथलीट्स अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए, अगर सपोज़ एक बॉलर है तो शोल्डर पे काम कर रहा है, एक बैट्समैन है तो अपने फोरआर्म पे काम कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम वेट लॉस के लिए करते हैं। वेट लॉस के लिए इसलिए क्योंकि हमें वजन कम करना है, तो वो हमें उस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है जिसमें कैलोरीज बर्न हो। कुछ एक्सरसाइज होती है जो एंड्योरेंस के लिए करते हैं, सिर्फ फिटनेस के लिए करते हैं, कार्डियो करते हैं जिससे के लिए हमारा हार्ट और बॉडी का फंक्शनिंग बेटर हो, आप उसके लिए करते हैं। और एज अ गायनेक मैं कहूँगा कि कुछ एक्सरसाइज आप इसलिए करते हैं जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना बेटर हो जाए, और उसके अलावा आपकी डिलीवरी के बाद में आगे वाली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइजेज है, ओके। पेल्विक एक्सरसाइजेज है, टोनिंग एक्सरसाइजेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग काम करते हैं। जो पेल्विक एक्सरसाइजेस चाहे हमारे योग में हो, चाहे आपकी फिजियोथेरेपी आपको बताएँगे, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएँगे, वो एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू टू एक्चुअली गेट बेटर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। सो इट कैन रियली हेल्प यू। सो एक एक्सरसाइज अगर आप मुझे बोलो डॉक्टर आप एक एक्सरसाइज बताओ जो हुँ। हर किसी को करना चाहिए और उनको ट्रेन होना चाहिए, तो वो कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आप अब समझिए कि आपके योनि मार्ग के पास के जो मसल्स हैं, उन्हें आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। इसके बारे में डिटेल फिर कभी किसी और सेशन में, लेकिन आप गूगल करके पता लगा सकते हैं और आप उसको ढूँढ सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। जैसे कि अभी तक हमें पता चला कि हैप्पी हैबिट्स हमारी लाइफ हैप्पी बना सकती है, हेल्दी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव अहेड टू आवर सेगमेंट 3, दैट इज डॉक्टर की डायरी। सब पीसीओएस और पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस, इन सब में क्या फ़र्क होता है? यानी 3 चीज़ें मैंने बताई, पीसीओएस, पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस होना। देखिए, पीसीओडी एक्चुअली पॉलिसिस्टिक स्टेट होता है हमारे ओवरी का। ज़रूरी नहीं है कि आपको ओवुलेशन नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो गया हो। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग एंड 3 मेजर सिम्पटम कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर। एक होता है आपका साइकिल इरेगुलैरिटी एनोवुलेशन की वजह से, एक होता है हाइपर एंड्रोजेनिसिटी और कॉस्मेटिक इश्यूज़ जो होते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल, फेशियल हेयर, एक्ने एंड ऑयली स्किन एटसेट्रा। फिर एक थर्ड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आपको वेट गेन होता है, एकांथोसिस नाइग्रिकांस यानी पिगमेंटेशन होता है। ये सारे सिम्पटम कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो तो ऐसा थोड़ा फाइन ट्यूनिंग वाला खेल है कि थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है,
मेजर सुनामी आ गया तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो वो तो एक वाइड एनकम्पासिंग तो टर्मिनोलॉजी सभी है। रोल में हार्मोनल इम्बैलेंस आ ही जाता है, तो कोई भी सिम्पटम्स हो। हर इंसान के शरीर में कभी न कभी किसी न किसी समय हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावना तो होती है। बट दैट डज़न्ट मीन कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन आप ये समझिए कि अगर वो परसिस्टेंट है, परपेचुअल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तब वो डिस्टर्ब बहुत करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि पीसीओएस और पीसीओडी, उसके साथ ही ना और एक वर्ड आता है, वो है थायराइड। बहुत कॉमन अभी देखा जाता है कि युवतियों में, महिलाओं में थायराइड कॉमन है। तो इसका कैसे कनेक्शन है हार्मोन्स के साथ? देखो, थायरॉइड नाम का एक ग्लैंड हमारे यहाँ नेक में होता है। अब ये जो ग्लैंड है, इसका काम है हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस और हमारे मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करना। अब ये थायरॉइड ग्लैंड एक इंसान के शरीर में नॉट ओनली बेसल मेटाबॉलिक रेट बट बहुत सारे फंक्शंस पे इफेक्ट करता है। चाहे उनके इमोशंस एंड साइकोलॉजी पे हो, चाहे उनके वेट के ऊपर हो, चाहे उनके जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन पे हो, चाहे उनके स्लीप पैटर्न पे हो, चाहे उनके डाइजेशन पे हो, बहुत पे इम्पैक्ट करता है। अब थायराइड का हार्मोन अगर हमारे थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड से ज़्यादा आ गया, तो उसे कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके। और अगर वो लेवल कम हो गया तो उसे हम कहते हैं हाइपो। हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसके अंदर भी देयर इज समथिंग लाइक उसके और भी सब डिवीजन, अब हम यहाँ पर वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे। सो अब मोर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपका हार्मोन थायराइड का जो शरीर में T3 T4 सर्कुलेशन में चेक करते हैं हम, वो ज़्यादा है तो हाइपर है। लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो आपकी ब्रेन को मैसेज जाता है कि और मत बनाओ, पिट्यूटरी को मैसेज आता है कि और मत बनाओ, तो आपका TSH लेवल कम होता है। तो कई बार पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर आप तो कह रहे हो मेरा TSH लेवल लो है, तो इसका मतलब मेरे को लो वाला बीमारी होनी चाहिए ना? नहीं, उसका मतलब है कि आपका TSH जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन लो है, तो आपका एक्चुअल जो थायराइड से जो हार्मोन निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको बॉडी कह रहा है कि मत बनाओ। इसलिए ये आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका TSH लो हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब एक्चुअली आपका T3 हार्मोन, T4 हार्मोन कम बन रहा है शरीर से, तो ब्रेन को मैसेज आता है, भाई अगर ये कम बन रहा है कुछ करो, ज़्यादा बनाओ, तो आपके ब्रेन से TSH लेवल बढ़ने लगता है। सो TSH ज़्यादा होता है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये एक विडंबना जैसा होता है। लोग बोलते हैं लेवल तो कम है तो हाइपो कैसे कह रहे हो? लेवल तो ज़्यादा हाँ। था। तो उसका ये आंसर है। अब ये जो हार्मोन्स अगर 19-20 होते हैं, तो ये हमारे एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो थायराइड हार्मोन अगर आपका हाइपोथायराइड चल रहा है, तो it can have an impact on your regularity of cycle. It can have an impact on your chances of getting pregnant. It can also have an impact on the quality of endometrial lining. और also प्रेगनेंसी के समय अगर ये लेवल कम रहता है तो इट कैन हैव एन इम्पैक्ट आपके गर्भावस्था में बच्चे पे, जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय आपके थायराइड हार्मोन को बहुत अप्रोप्रिएट और टाइट कंट्रोल में रखना पड़ता है, जिससे कि गड़बड़ ना हो। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर हाई लेवल भी होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। लेकिन एक गुड न्यूज़ कहना चाहता हूँ, जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो सबसे कॉमन है, यस। हाईएस्ट मतलब बहुत ही कॉमन है, ये कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप खौफ खा के बैठ जाओ। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बहुत ही आसानी तरीके से एक छोटी-सी गोली रोज़ लेनी है और 6 महीने में एक बार चेक करा लिया और सब कुछ बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर वो इम्यूनोलॉजिकली रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं इम्यून रिलेटेड थायरॉइडाइटिस होता है, सो वहाँ पर थोड़ा-सा मॉनिटरिंग थोड़ा डिफरेंट होता है और बेटर करना पड़ता है। वो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। आपके हार्मोन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, चाहे वो फिजिशियन हो, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो शादी या प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स में क्या बड़े बदलाव आते हैं? शादी या प्रेगनेंसी के बाद, शादी के बाद देखिए एज़ सच हार्मोन्स पे बदलाव तो नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पति पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो तो आपके कॉर्टिसोल और स्ट्रेस लेवल पति का और आपका दोनों का बढ़ जाएगा। बट सीरियसली अगर बात करें तो शादी के इवेंट की वजह से नहीं, लेकिन आपका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो चेंजेज़ आता है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स में काफ़ी चेंजेज़ आ सकते हैं। सो रिप्रोडक्टिव लाइफ में जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उस वक़्त अगर आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो आपकी प्रेगनेंसी रहने में कठिनाई होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, या आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, या खाने-पीने का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, या वर्क पहले आपका काम इतना नहीं था, अब आप सडनली बहुत ज़्यादा करने लग रहे हो, या पहले बहुत मेहनत करते हो, अब सडनली आप महारानी की तरह घर में मज़े कर रहे हो क्योंकि आपका पति आपको क्वीन की तरह रख रहा है, तो ऑफ कोर्स बॉडी विल हैव चेंजेस। बट प्रेगनेंसी होते ही हमारे बॉडी में बहुत हार्मोन चेंजेस होते हैं। अब ये हार्मोन चेंजेस आर नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन है, जो आपको हम स्टार्टिंग में बता रहे थे। अब ये जो हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए।
राइट फ्रॉम द मोमेंट की ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद ल्यूटियल फेज, मतलब जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में मैनेज करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले से लेके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद, जैसे शुरू में अगर ल्यूटियल फेज में अगर वो कम होता है, इसको कहते हैं हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, तो प्रेगनेंसी टिकना कठिनाई हो जाती है। ओके। फिर वो प्रोजेस्टेरोन अगर लेवल में रहता है और प्रेगनेंसी टिक गई तो वेरी गुड, अगर वो लेवल कम होगा तो अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वो कंटिन्यू हो गया तो वेरी गुड, अगर वो लेवल गिर गया तो समय के पहले डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा है। और यही प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो यूट्रस को शांत रखने में बहुत मदद करता है और उससे प्रेगनेंसी को पूरा 9 महीने कंप्लीट होने में बहुत मदद मिलती है। सो एक एग्जांपल दिया कि कैसे एक साधारण सा एक सिंपल सा हार्मोन जो हमारे हर हर महीने हमारे बॉडी में उसमें बदलाव आता है, प्रेगनेंसी में किस प्रकार से वो हमें इम्पैक्ट करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मेनोपॉज में हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो कैसे हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं? देखिए, मेनोपॉज़ एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन में या तो उसको मान लें कि अब मेरा रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हुआ है, या तो उसको मान लें कि अब मेरी सेकंड इनिंग्स शुरू हुई है। ठीक है? पहले के ज़माने में क्या होता था, 45-50 में मेनोपॉज़ हो गया तो नहीं, बस हो गया, हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं। आज हमारी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और शुरू के जीवन में तो ये आप मानेंगे, अगर मेरे जो फीमेल श्रोता जो देख रहे हैं, ये बात तो एग्री करेंगे कि शुरू की लाइफ़ में पहले बचपन में आप प्रिंसेस की तरह घर में थी, लेकिन जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल लाइफ़ में आती हैं तो आप पूरा फ़ोकस होता है पहले खुद के करियर पे, फिर बच्चे पे, फिर परिवार पे, फिर फैमिली पे, फिर उनको बड़ा करो, ये करो, वो करो, एंड अल्टीमेटली जब मेनोपॉज़ का टाइम आता है तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपके पास आपके खुद के लिए बहुत टाइम बच जाता है। और जब तक आपका रिलेशनशिप भी सेटल हो गया है और आपके पार्टनर और आपका लाइफ भी, करियर भी, फाइनेंशियली भी स्ट्रक्चरिंग सब हो गया है, सो आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो नाउ इन दिस फेज़ जब आपके हार्मोन चेंजेस आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको केयर करना है इस बात का कि इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर पर्सनल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लाइफ। सो लेट मी ब्रेक डाउन द होल थिंग नाउ। मेनोपॉज़ में क्या प्रॉब्लम आता है और क्यों आता है? देखिए, मेनोपॉज़ के समय होता क्या है कि हमारे शरीर के हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आता है, क्योंकि आपका ओवरीज़ का फंक्शन अब कम होते जा रहा है। अब ओवरीज़ का फंक्शन कम हो रहा है इसलिए क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स हैं, जो एग का रिज़र्व है, खत्म हो रहा है। सो जो ईस्ट्रोजन जो मोस्ट प्रोटेक्टिव हार्मोन था, जिसकी वजह से आपका हार्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन था, आपके बोन्स पे प्रोटेक्शन था, आपका साइकिल आ रहा था, ये सब बंद हो जाता है। अब इसके साथ-साथ आपके नॉट जस्ट फिजिकल एंड साइकिल चेंजेस आते हैं, बट आपके बॉडी में स्किन चेंजेस आते हैं, आपके यूरोजेनिटल एरिया में चेंजेस आते हैं ड्राइनेस की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन और ये सब चीज़ों की वजह से। इसके अलावा आपके एक्चुअली इमोशनल एंड मूड स्विंग्स भी बहुत हो सकते हैं। अब ये हर बॉडी के सिस्टम पे चेंजेस आने लगते हैं। तो मैनेज कैसे कर सकते हैं? कोई एक मंत्रा बताएँगे? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक बड़ा एपिसोड करने वाली हूँ आपके साथ, सेहत की बात विद डॉक्टर मुकेश गुप्ता ऑन मेनोपॉज़ ओके। टॉपिक। सो सो अगर उसमें हम उसमें डिटेल हम में बात डिटेल में करेंगे। डिस्कस करेंगे तो येस। यहाँ पर हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि मेनोपॉज़ वो समय है जब आप उसको चूज़ कर लो कि ये आपकी लाइफ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड ऑफ द जर्नी है, या आपके एक नए लाइफ की नई शुरुआत है जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब कम है, लेकिन आपके पास में डिसीजन मेकिंग पावर बेटर हो गया और आप बहुत कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे और आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड एट द सेम टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू बी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। वाह! सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे मैंने देखा कि हार्मोन बैलेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है। इम्बैलेंस होते तो क्या-क्या इफ़ेक्ट दिखते हैं? तो क्या ऐसी कोई दवाई है जो मैं डेली खा सकती हूँ और मेरे हार्मोन्स बैलेंस रख सकती हूँ? हाँ, हाँ? हाँ, वो दवाई है हैप्पीनेस। मुझे सच्ची लगा कोई दवाई है सर। आप खुश रहेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। अच्छा चलो, एक बात तो ये हो गई कि खुश रहना है, लेकिन आपका अगर न्यूट्रिशन और लाइफ़स्टाइल बेटर रहा तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें रहेंगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट सो आई ऑलवेज़ से कि यू कैन ओनली टेम्परेरीली टेक मेडिसिन एंड कंट्रोल इट। लेकिन अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में और आपके न्यूट्रिशन पैटर्न को आपने रेगुलरली सुधार करके रखा और उसको आप सिस्टमैटिक रखें, तो आपको उसमें बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। सो न्यूट्रिशन, डाइट जैसे लाइफ़स्टाइल और हैप्पीनेस ये 3 यस। दवाइयाँ हैं। सो नेक्स्ट मूव है टू सेगमेंट 4 दैट इज़ गूगल आंटी। बहुत से सवाल रहते हैं हम महिलाओं को वुमनिया वी हैव ये मोस्ट बहुत ही टॉपिक। सेक्सिस्ट है, हाँ। ये सब चीज़ वुमन या गूगल आंटी, गूगल अंकल भी तो बोल गूगल सकते थे। आंटी। आप लोग इतने सवाल नहीं पूछते जितने हम लोग के सवाल रहते हैं सर। अच्छा, ठीक सो है। गूगल आंटी सवाल 1, हार्मोनल इम्बैलेंस से वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको ग्रॉस एब्नॉर्मैलिटी है आपके हार्मोनल
इसकी वजह से फॉर एग्जांपल आपको हाइपोथायराइडिज्म था और आप खा रहे, लेकिन आप आपका जो कई लोग आते हैं हमारे में 30-30 40-40 केजी ओवरवेट होते हैं और कहते हैं नहीं ये मेरे हाइपोथायराइड नहीं, हाइपोथायराइड की वजह से कोई इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा अगर वेट गेन हो रहा है तो इट इज़ मोर टू डू नॉट जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, बट आपके खाने पीने के प्रति लालच रखने की वजह से, मेंटल इम्बैलेंस की वजह से। सो आपको अपना खाने पीने के प्रति आपको केयर करना पड़ेगा एंड डोंट जस्ट ब्लेम हार्मोन्स फॉर एवरीथिंग, सो इट बट टू इज सम पॉसिबल, एक्सटेंट, इज या पॉसिबल। टू सम एक्सटेंट हार्मोन्स may play a role, but major extent is आपका जेनेटिक, आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट पैटर्न। ओके। गूगल आंटी क्वेश्चन 2, क्या फर्टिलिटी प्रॉब्लम का कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है? यस, एज ओके। एन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आज हम हर रोज हम मतलब हमने हजारों औरतों को फर्टिलिटी के लिए ट्रीट करते हैं हम। अब हर रोज हम कम से कम नहीं तो ऐसे कुछ पेशेंट जरूर देखते हैं जिन्हें हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से उनका साइकिल इरेगुलर हो रहा है, या उनका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या उनका लाइनिंग यूट्रस का ठीक नहीं हो रहा है, और उन सब कारणों की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। कई बार अगर आपके बाकी सारे हार्मोन से फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन लेवल में गड़बड़ है या थायराइड में गड़बड़ है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच एलएच, बट कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस भी है जो आपके साइकिल्स को डिस्टर्ब करता है यंग एज से ही, और उससे हमें अगर यंग एज में अगर एक्शन ले लिया तो बहुत फर्क पड़ता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू वेरी सिंपल थिंग, देखिए आप प्रेगनेंसी प्लान करने के समय डॉक्टर के पास जाके अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश ना करें। आपकी जो प्रेगनेंसी के कई सालों पहले जब आपका मेंसेस रेगुलर है या नहीं, सिस्टमैटिक है या नहीं, वहाँ से ही ध्यान रखें जिससे कि आगे जाके फर्टिलिटी में दिक्कत कम हो। ओके। क्या घरेलू नुस्खे हार्मोन बैलेंस करने में वाकई मदद करते हैं? टू सम एक्सटेंट आई विल नॉट से नो, बट आप सिर्फ घरेलू नुस्खों पे ही बैठ जाएं और आप सोचो कि मैंने चिया सीड्स खा लिया, मैंने ये सीड्स खा लिया, मैंने वो कर लिया और उससे मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है। केवल खाली घरेलू नुस्खे करके ही मैं ठीक हो जाऊँगी, ये अगर हमने सिस्टम रखा तो आपकी उम्र निकल जाएगी, और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके ओवुलेशंस की एग एग का जो रिज़र्व है धीरे-धीरे कम होता चले जाता है और समय नष्ट होता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो शादी के 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल तक घर पे सब घरेलू नुस्खे और घरेलू चीज़ें हैं और यहाँ-वहाँ की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और बाद में लास्ट में आते हैं, देन अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हेल्प देम टू गेट प्रेग्नेंट एंड देन वी हैव टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स इन, हमें बहुत सी चीज़ें कोशिश करके उनको मदद करनी पड़ती है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है, हमारे पास में आईवीएफ का ऑप्शन है, हमारे पास में आईयूआई का ऑप्शन, हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं और इन्हें हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप सही समय से ही एक्शन ले लोगे तो शायद वहाँ तक ना पहुँचना पड़े। डॉक्टर, अभी तक मैंने जितना जाना है सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो बहुत कॉमन है, पीसीओएस हो, पीसीओडी हो या हार्मोन इम्बैलेंस हो। तो ऐसी कोई टेस्ट है जो मैं घर पे कर सकती हूँ और मुझे पता पता चल सकता है कि ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है या पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से है? देखिए 3 चीज़, हम डॉक्टर के पास आओगे तो हम ओके। 3 चीज़ देखेंगे। पहला आपका सिम्पटम्स, ओके। आपकी हिस्ट्री, कि आपके बॉडी में क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपका साइकिल रेगुलर है कि नहीं, आपके बाकी बॉडी सिम्पटम्स क्या हैं, और इवैल्यूएशन करेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि आपकी बॉडी का क्या है, वो एक चीज़ हो गई। दूसरा आपका ब्लड टेस्ट। तो ओके। ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ हार्मोन्स हम चेक करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आपको पॉजिटिव है कि नहीं, चांसेस है कि नहीं आपको इम्बैलेंस का, क्या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का रिस्क है या नहीं। और तीसरा आपका सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करके हम बच्चादानी कैसी है, अंड की लाइनिंग कैसी है, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके जो अंडाशय हैं, ओवरीज हैं, वो कैसे हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर सिस्ट कितने हैं, फॉलिकल्स कितने हैं, ये हम पता लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़, हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी, ये 3 चीज़ करने से हमें बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं, अगर है तो किस लेवल की है और एग्ज़ैक्टली क्या है और उसका इलाज क्या करना चाहिए, वो इससे हमें पता चल जाता है। ओके। नाउ गूगल आंटी नंबर 5 क्वेश्चन, क्या पीरियड्स अनियमित होने का मतलब हमेशा हार्मोन प्रॉब्लम है? काफ़ी हद तक येस, बट समटाइम्स पीरियड अनियमित होने के फिजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। सो फिजिकल कॉजेज़ मतलब एंड ऑर्गन कॉजेज़, मतलब आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या गाँठ है या ओवरी में सिस्ट है या आपको कोई पॉलिप है, तो भी आपके साइकिल इरेगुलर पैटर्न दिखते हैं और हमें लगता है कि साइकिल गड़बड़ है, और वो एक्चुअली वो ब्लीडिंग पैटर्न इरेगुलर है। सो जब पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं हमारा साइकिल इरेगुलर है, तो एक्चुअली वो ब्लीडिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाता है और उस वजह से हमारे पास आके ये कंप्लेन करते हैं। सो आपको अगर आपका ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, चाहे ब्लीडिंग कम होना, चाहे ब्लीडिंग लेट होना, यानी कि इंस्टेड ऑफ हैविंग एवरी मंथ तो आपको डेढ़-डेढ़, 2-2 महीना, ढाई-ढाई महीना लग रहे हैं, या आपका बहुत फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, ढाई-ढाई, 3-3 हफ्ते में, हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है,
या आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, इन बिटवीन टू साइकिल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, या आपके शारीरिक संबंध आपके पार्टनर से उसके बाद ब्लीडिंग होना जिसको कहते हैं हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, ऐसा कुछ भी है तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए. इट मे नॉट नेसेसरीली बी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस. ओके। सो अभी ऐसे सेगमेंट्स के और बढ़ते हैं कि जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सुनते हैं, हमें पता नहीं रहता ये ट्रू है या फॉल्स है, सच है या झूठ है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस क्वेश्चंस है जो हमें सच है या झूठ है डॉक्टर के पास तो ये रैपिड डॉक्टर के फायर साथ, करना चाहते हो यस, आप? इट्स ट्रू और फॉल्स। ओके. सो सबसे फर्स्ट, क्या सिर्फ ओवरवेट महिलाओं को ही हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट? फॉल्स. ओह। अगर आपका वजन एकदम परफेक्ट है, आप एकदम हेल्दी दिख रहे हैं बाहर से, उसके बावजूद आपका शरीर जो है उसके अंदर बहुत से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं. तो हम सोचते हैं कि जो मोटे हैं उन्हें ही तकलीफ है, जो पतले-दुबले और हेल्दी हैं उन्हें हाँ। तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं होता. नहीं। समटाइम्स आपका हाइपरथायरॉयडिज़्म जो प्रॉब्लम है उसमें आपका वजन बहुत कम होता है. ऑन यस। द कॉन्ट्री आपका वजन एकदम कम है, आप एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन बहुत कम हो गया और मैं हेल्दी हो रही हूँ. नहीं, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है एक्चुअली. क्वेश्चन टू, क्या सभी डेयरी प्रोडक्ट्स हार्मोन प्रॉब्लम बढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नॉट नहीं है। नेसेसरी. इफ यू आर हैविंग एप्रोप्रिएट सोर्स से ले रहे हैं और उसके अंदर मिलावट कम है और तकलीफ कम है. हाँ, अगर आप बहुत हाई फैट वाला ले रहे हैं तो भी तकलीफ है, लेकिन अगर बिल्कुल ना लें तो भी गलत है. सो बैलेंस। दूध दूध की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन किसी-किसी को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, ऐसा कुछ है, तब उन्हें तकलीफ हो सकती है. ओके। थ्री, क्या योग और मेडिटेशन से हार्मोन्स बैलेंस हो सकता है? येस, 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 बट नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट. अगर आप वो रेगुलर मेंटेन करते हैं तो उसमें आपकी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो केवल इससे सॉल्व नहीं होगी, उस वक़्त आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी. सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हार्मोन प्रॉब्लम में कभी कभी फास्टिंग, उपवास करना भी सही है? देखिए, उपवास हमारी प्रथा है, सालों से हमारे पूर्वजों ने ही सिखाया है, ये लेने से काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है. सो उपवास आप कैसे कर रहे हैं वो भी मैटर करता है. जैसे हमारे मराठी में एक सेइंग है, निर्जल। एकादशी दुप्पट यस। खाशी. हाँ, दुप्पट यानी कि राशि। जब उपवास के नाम पे वो डबल खाते हैं, जब रोज़े रखते हैं तो शाम को ले घपा-घप मस्त पार्टी होती है. जब जब हमारे यहाँ पे उपवास का खाना बनता है तो हमको तो मज़ा आती है. हम बचपन में हम सोचते हैं अरे उपवास का खाना है, तो उसमें साबूदाना और अलग-अलग पूरी और हलवा बाद में मिलेगा. सो देखिए, आपको ये समझना है कि आप उपवास मतलब क्या? अगर आप कंट्रोल्ड डाइट इनटेक कर रहे हैं तो इट विल हेल्प. बट अगर आप वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए मैनेज कर रहे हैं तो नहीं. सो कई बार आजकल मॉडर्न वर्जन उसका आ गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब यस। चीज़ें. सो वो चीज़ आपको समझना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग विल हेल्प ओनली इफ आफ्टर द फास्टिंग आप जो खाना खा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है. लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं मैंने इतने घंटे भूखी रही हूँ, तो अब मैं बाकी टाइम पे तो कुछ भी खा लूँगी तो चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है. सो योर बॉडी इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट. सो इसका आंसर सरल भाषा में ये है कि आप उपवास किस प्रकार से कर रहे हैं और खाने पीने का कैसे पैटर्न आप फॉलो करते हैं आफ्टर ब्रेकिंग योर उपवास विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. ओके। क्या हार्मोन इम्बैलेंस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, यानी ये अगर किसी को ये तो हार्मोन गूगली इम्बैलेंस है? क्वेश्चन डाला है आपने. इसमें ऐसा है कि बहुत सी चीजें होती है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है ओके। और उसको टोटली डिसअपियर करना मुश्किल होता है. बट अगर आप खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल और एप्रोप्रिएट मेडिकल गाइडेंस से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके जो दुष्परिणाम हैं, उससे आप बच सकते हैं. यानी हार्मोन इम्बैलेंस इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ कंडीशन। You can say that, but by definition, it can't be included in disease when it is extreme. So, ओके। अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि भई क्या हम हार्मोनल इम्बैलेंस को कभी सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं यार, इतना नेगेटिव, इतने डिप्रेसिव और इतने पेसिमिस्टिक मत हो. लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करके अपने बॉडी पे उसका दुष्परिणाम ना हो, उसके साइड इफेक्ट्स ना हो और उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो और ये चीज़ आप डेफिनिटली मैनेज कर सकते हैं. डॉक्टर, अभी तक मुझे, आई थिंक व्यूअर्स को भी, फ्रॉम एबीसीडी पाठशाला से लेके ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है, ये सब पता चल गया। नाउ वी आर मूव अहेड टू आवर लास्ट सेगमेंट, दैट इज हार्मोन हेल्थ मंत्रा। महिलाओं को हार्मोन हेल्थ के लिए आपकी सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट सलाह क्या होगी? याद रखें कि हेल्दी माइंड विल मेक योर बॉडी हेल्दी एंड अ हेल्दी बॉडी विल मेक योर माइंड हेल्दी. सो आप दोनों तरफ से सोचिए कि अगर आप मन से खुश हैं तो आपका तन और शरीर खुश है. अगर आपका तन शरीर खुश है तो आपका मन खुश है. आप इसको बैलेंस कर गए तो बहुत कुछ हो जाएगा. इसको बैलेंस करने के लिए अच्छा खाना पीना, लाइफस्टाइल आपका सुधारित होना चाहिए और आपकी डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी ऊट-पटांग ना करें. उनकी गाइडेंस के साथ में सिस्टमैटिकली उसको अप्रोच करें, तो यू विल ऑलवेज बी हेल्दी व्हेन इट कम्स टू योर हार्मोन्स. आई थिंक इसी आंसर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि अगर कोई अपनी लाइफ में अभी
हार्मोन बैलेंस रखना चाहता है, उनका हार्मोन इम्बैलेंस है और वो शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं मेरा हार्मोन्स में आई विल कीप माय हार्मोन बैलेंस, तो फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए उनकी? First step, consult your doctor and find out whether you really have a problem, यस, and then you do anything. ओके। कोई ऐसी मिसकंसेप्शन जो हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो आप, रिलेटेड टू हार्मोन इम्बैलेंस या हार्मोन बैलेंस? देखिए, कई लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ? हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरा शरीर ही ऐसा है। हार ना मानें, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। हर ताले की चाबी है। कभी-कभी चाबी ढूँढने में समय लगता है, कभी-कभी वो चाबी थोड़ी महँगी होती है और मेहनत करना पड़ता है, लेकिन चाबी है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, बट डोंट गिव अप। एक हेल्दी हैबिट जो डेली होनी चाहिए या ज़रूरी है, एक कोई हेल्दी हैबिट, बाकी कुछ ना करें बट ये हैबिट डेली लानी चाहिए आपके लाइफ़स्टाइल में। अपने आप को समय दीजिए। समय दीजिए एक्सरसाइज करने के लिए, समय दीजिए मेडिटेशन करने के लिए, समय दीजिए अपने शरीर का ध्यान रखने के सो मैंने खुद आपको विज़िट किया आपके क्लिनिक में और लिए। मैंने देखा है कि जब वुमेन्स वहाँ पे आते हैं, लड़की हो, महिला हो, वो आपसे एक डॉक्टर ना बट एक दोस्त के जैसे बात करते हैं। पूरी बात बता देते हैं जितनी वो ना उनके पति से शेयर करें या किसी दोस्त से। तो कुछ एक ऐसे अनुभव आप शेयर करेंगे जो इस विषय से रिलेटेड हो और कहीं मोटिवेशन मिल जाए हमारे व्यूअर्स को भी? ये हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो मैं तो इतने किस्से दूँगा कि अपने को ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि रोज़ हम इतने पेशेंट देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार है ना, लोग ये प्रॉब्लम की वजह से गिव अप कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इट इज़ अफेक्टिंग देयर पर्सनल मैरिड लाइफ, इट इज़ अफेक्टिंग देयर पर्सनल सेक्सुअल लाइफ, इट इज़ अफेक्टिंग देयर पर्सनल प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। यदि आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, और ये चीज़ सॉल्वेबल है, इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। चाहे वो आपकी फिजिकल की वजह हेल्थ के इश्यूज़ हों, चाहे आपके हार्मोन के इश्यूज़ हों, चाहे आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, हम इसको टैकल करके आपको मदद कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू, समटाइम्स द पेशेंट कम्स एंड दे से कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा साइकिल तो ऐसे ही है, अब क्या करना है डॉक्टर? So at that stage, we when we give them the solution and then they feel better, it makes a hell of a change in their life. Imagine एक लेडी आई जिसे साइकिल ही नहीं आ रहा है और सडनली बाद में सब सिस्टमैटिक हो गया और घर पे बच्चा लेके चली गई। वाओ! ये जीवन का सबसे बड़ा संतुष्टि वाला चीज होता है, एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द मैजिक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। थैंक यू डॉक्टर। एंड एक मैजिक, एक मंत्र मैं भी लेके जा रही हूँ आज, दैट इज कीप योर हार्मोन्स हेल्दी एंड हैप्पी एंड लीव योर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एंड डू नॉट मिस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। ऐसे ही और मुद्दों के साथ और एपिसोड के साथ मिलते ही रहेंगे दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।